तो इमरान भाई, पहले तो जरा कश्मीर की सूरत हाल पे बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की शहरग कश्मीर इस वक्त लहू लहू है और वहां पे वही मनाजिर हैं बदकिस्मती से जो मकबूजा कश्मीर के होते थे, और वहां पे वही कठपुतली हुकूमत, कठपुतली निज़ाम कायम करने की कोशिश की जा रही है जो मोदी सरकार और कांग्रेस जो है वो 80 साल से मकबूजा वादी में उसने मुसल्लत किए रखा है। फर्क क्या रहेगा और ये सब कुछ खेल क्यों खेला जा रहा है? जी साबिर भाई, सबसे पहले तो देखें, पाकिस्तान की तारीख में ये कश्मीर में पहला इलेक्शन नहीं हो रहा। कश्मीर की आजादी, हम आजादी इसलिए कहते हैं कि जितना टुकड़ा अलग हुआ मकबूजा कश्मीर से या इंडिया के कंट्रोल से बाहर आया, हम उसे नाम देते हैं आजाद कश्मीर का। वहां पे जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, कुछ चीजों की जिम्मेदारी वो पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के लोग मिलकर करते हैं। फौज वहां पे पाकिस्तान की मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी पाकिस्तान के मौजूद रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हम उनकी मदद करते हैं और बहुत सारी चीजों में उनके साथ हमारी सपोर्ट रहती है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में कुछ चीजें तय हैं कि यहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। इंडिया के पास जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है, वहां हमेशा से इलेक्शन मुतनाज़ होता रहा और ये रिपोर्ट होता रहा कि वहां पे कठपुतली हुकूमत है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन होता रहा उसके ऊपर कभी जोरदार तरीके से आवाज उठी नहीं। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान साइड पे जब आजाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उस किस्म के एतराज सामने आए जिस किस्म के एतराजात मकबूजा कश्मीर में सामने आते थे। अब यहां पे भी कठपुतली हुकूमत बनाई जाएगी, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है। यहां पे भी डंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, गोली और लाठी इस्तेमाल की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस इंसानों को ना सिर्फ अगवा कर रही हैं, जबरी तौर पे लापता कर रही हैं, बल्कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही साथ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। लोगों के नाम फोर्थ शेड्यूल में डाले जा रहे हैं। जो लोग एहतजाज करने निकलते हैं उन्हें शरपसंद कहा जाता है। देखिए कश्मीरियों की किस्मत कैसी है। जो कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में अपने हक के लिए खड़ा होता है उसे कहा जाता है तू पाकिस्तान का एजेंट है और तू शरपसंद है और गद्दार है और तू आतंकवादी है। जो कश्मीरी यहां अपने हक के लिए आजाद कश्मीर में खड़ा होता है उसे कहा जाता है कि तू इंडिया का एजेंट है और गद्दार है और तू दहशतगर्द है। इंडिया की हुकूमत और वहां की एस्टेब्लिशमेंट कश्मीरियों को आतंकवादी कहती है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कश्मीरियों को दहशतगर्द कहती है। गैर वो मुल्की हिंदी का एजेंट। लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ। हम उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यानी वो कहते हैं हम शरपसंद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो उसके बदले हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। गद्दार का लफ्ज दोनों इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के लिए कि तुम गद्दार हो। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के एजेंट है और हम कहते हैं कि ये भारत के एजेंट है। तो ये खेल अब दोनों तरफ खेला जा रहा है बदकिस्मती से। और ये कश्मीर की तारीख का सबसे मुतनाज़ इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान साइड पे, यानी आजाद कश्मीर साइड पे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और हैरत अंगेज बात यह है कि इसमें लोग बहुत इररेलेवेंट हैं। आज के दिन के लिए जो तैयारी है उसमें मैं आपको सिर्फ एक दो चीजें बता देता हूं कि मैं लगातार कश्मीर में राब्ते में, खुद कश्मीरी हूं साबर भी, मुझे वो लोग बड़ा प्यार करते हैं, वो मुझे खबरें बताते भी रहते हैं, चीजें पता चलती रहती है ना, क्योंकि मेरे जी फोर हाँ। फादर्स का ताल्लुक जो है वो दो अलग अलग जगहों से था। ये मकबूजा कश्मीर से थे और मकबूजा कश्मीर में जब ये पहुंचे तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे। तो मुझे, मेरी फैमिली में पश्तो बोलने वाले लोग भी हैं, मेरी फैमिली में कश्मीरी बोलने वाले लोग भी हैं, पंजाबी बोलने वाले लोग भी हैं, मैं खुद उर्दू बोलता हूं। तो ये एक बहुत सारी मेरे पे अल्लाह ताला का फजल है कि मैं बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोगों का एक मजमुआ बन के मैंने चीजों को स्टडी किया है, लोगों को बहुत करीब से देखा है। इसलिए आप प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करते हैं। हाँ, अब इसमें साबर में इसमें ना एक चीज मैं आपको बताता हूं। आज हुक्म ये दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज को जी। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आपने ना कुछ जगह आइडेंटिफाई कर ले, वहां पे आपने मीडिया को कितारें दिखानी है वोट डालने वालों की। अब होगा ये कि जितने वोटर फर्ज करें एक उम्मीदवार के पास 300-400 लोग हैं तो वो वोट नहीं डालेंगे, वो लाइन बनाकर बाहर खड़े रहेंगे और वो बार बार ये दिखाएंगे, इसके मनाजिर फिल्माए जाएंगे कि देखें जी ये 200 लोगों की लाइन लगी हुई है, देखें ये 40 लोगों की लाइन लगी हुई है, देखें ये 250 लोगों की लाइन लगी हुई है। तो पीपल्स पार्टी वालों की और पीएमएल-एन वालों की और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आईपीपी वालों की ये ड्यूटी है कि चाहे आप पंजाब से लोग लेकर जाएं, चाहे आप आजाद कश्मीर से लोग इकट्ठे करें, आप कुछ भी करें,
आपको अगर थोड़े से भी वोटर मिलते हैं या आपके पास अगर 300 वोटर भी है तो आपने वोट नहीं डलवाना, जल्दी नहीं करनी। आपने वोटरों को लाइन में खड़ा करके उनकी फुटेज बनवानी है और उनके इंटरव्यूज करवाने हैं और आपने ये बताना है कि देखिए जी पूरा का पूरा आजाद कश्मीर वोट डालने के लिए निकला है, बड़ी पुरअमन वोटिंग हो रही है। तो ये मीडिया मैनेजमेंट टाइप की चीज की जाएगी, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट मीडिया वहां पे उसको इजाजत दी जाए वो काम करे तो एक्सपोज हो जाएगा। सेम टाइम में साबिर भाई लॉन्ग मार्च भी चल रहा है। जी हाँ। वो मनाजिर अभी थोड़ी देर पहले हम शेयर कर रहे थे, हम देख रहे थे, बहुत सारे दोस्तों ने भिजवाए भी हैं। रावलाकोट में हजारों नौजवान मजीद पहुंचे हैं कल के दिन में। अच्छा, उस तरफ इमरान भाई आते हैं लॉन्ग मार्च की तरफ। पहले जरा ये जो आपने तस्वीर बयान की है और जो कि नजर आ रही है, आज़ाद कश्मीर में एक कठपुतली हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है। 80 साल, एक तो ये अलमिया है कि मकबूजा कश्मीर वाले इंडिया की नज़र में पाकिस्तानी एजेंट और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर वाले इंडिया के एजेंट, दोनों को एजेंट बना दिया और दोनों की स्टैब्लिशमेंट अपना अपना खेल खेलना उन्होंने शुरू कर दिया। अब अगली जो बात है वो ये है कि भारत जो है वो बड़ा मुल्क है और आपको मालूम है उसका अक़वाम मुत्तहिदा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अमेरिका, बरतानिया, जर्मन, फ्रांस, यूरोप। लेकिन पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है और इसकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ आलमी ताकतों के हाथ में हैं। और अगर कल को यूएन यहाँ पे आ जाता है और मुदाखलत शुरू हो जाती है और ये जो जाली निज़ाम कायम करने की कोशिश की जा रही है ये उल्टा गले पड़ जाता है, तो हमारे हुक्मरान जो हैं आज इस वक्त के हुक्मरान जो हैं वो अस्करी हैं या सियासी हैं दोनों, वो तो चंद महीनों में चंद सालों में चले जाएंगे। तो ये पूरे का पूरा मुकदमा ही आपका कश्मीर का बिगड़ जाएगा और कश्मीर को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे आज से 55 साल पहले ट्रीट किया गया था आपके ढाका को, बांग्लादेश को, मशरकी पाकिस्तान को। वो भी जिंदाबाद पाकिस्तान का नारा लगाते थे, वो भी पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, लेकिन वहां पे भी एक ऑपरेशन किया गया और फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने है। वही खेल अब कश्मीर में खेला जा रहा है। कश्मीर का मामला ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये बाय डिजाइन लेके जा रहे हैं। कुछ स्क्रिप्ट है इनके पास कि जनाब बस ठीक है, आपका कश्मीर आपके पास, हमारा कश्मीर आपके हमारे पास, इस तरह का कोई खेल खेला जा रहा है। साबर भाई ये तो 2019 में हो गया था काम और ये बैकडोर चैनल पे हो गया था। जनरल बाजवा ने और अजीत डबल ने इन्होंने तय कर लिया था, ये मामला तय हो गया था उसी वक्त। अब जो मर्जी ये कहते रहे, ये पाकिस्तान की फौज ने और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने दोनों ने मिलकर ये चीज तय कर ली थी। सिविलियंस को तो इसकी हवा भी नहीं लगने देते कि जनाब जो कश्मीर आपके पास है वो आपके पास है, जो हमारे पास है वो हमारे पास है। यही काम जनरल मुशर्रफ भी करना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। उसके बाद यही काम बाकी आने वाले जर्नैल करना चाहते थे लेकिन कोई इतना पॉपुलर ये काम था नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की एक खौफनाक लड़ाई में चला गया। फिर पाकिस्तान को मौका मिला जनरल बाजवा को, तो फिर उन्होंने इसका फायदा उठाया और ये उन्होंने किया इंडिया के साथ मिलकर। चीजें तो तय हो गई हैं। देखिए जनरल बाजवा ने जब ये खुलकर कह दिया ना कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो हम ले नहीं सकते और जो हमारे पास कश्मीर है वो इंडिया ले नहीं सकता, तो जंग के जरिए से तो 1 इंच भी नहीं छीन सकते। अभी थोड़ा सा पहले जंग हुई है, एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिराए। इंडिया की जो एयरफोर्स है या उनके जो मिसाइल सिस्टम है उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे टारगेट्स को हिट किया और यहां से हमने उनके तैयारे गिरा दिए। इसके अलावा ना 1 इंच इंडिया ले पाया ना 1 इंच पाकिस्तान ले पाया। तो दावे तो किए गए 400 चौकियां फतह हो गई, 300 चौकियां इधर चली गई, तो 15 किलोमीटर अंदर घुस गए। तो वो सुबह पता चला कि सारा झूठ था। सारी कहानियां जो है वो सुनाई गई मीडिया को और मीडिया ने कहानियां फैला दी। जहां तक मामला है ना साबर भाई, हम अपने लिए मुसीबत क्या पैदा कर रहे हैं, वो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का साया, जब तक उसके बूट का साया, डोनाल्ड ट्रंप के बूट का साया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है या पाकिस्तान की मौजूदा रिजीम के ऊपर है, तब तक तो ये इन चीजों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपना जो बूट है वो इनके सर पे कब तक रखेगा, ये शफकत बड़ा बूट जो है उसका वो कब तक इनके सर पे रहेगा, ये हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी। अब ये उनसे पैसे मांग रहे हैं, उन्होंने इनकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी की है और साथ ही साथ वो अरब ममालिक जिनकी ईरान के साथ लड़ाई चलती है या हौसियों के साथ,
उनके साथ हम बड़ी जल्दी जल्दी मुआहिदों में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि कतर के साथ अभी कुवैत ने मंजूरी दे दी है सऊदी अरब के साथ, और पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान की काबीना या पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर, एमएनए कुछ नहीं जानते कि क्या मुआहिदा हुआ हमारे सर ममालिक के साथ। या सर कैबिनेट भी नहीं जानती, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी नहीं जानती, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी नहीं जानते, वन पार्लियामेंट मैन तो शो बहुत है, बड़ी चीज है ना। वन मैन शो है साबिर भाई। अब इसमें देखें, ये सारा कुछ जो हमसे करवाया जा रहा है या जो मुस्तकबिल में हमसे काम लिया जाएगा, उस वक्त तक के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप का जो शफकत बड़ा जूता है वो इनके सर पे रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। उसकी खुशामद तो कर लेंगे, जूता पॉलिश कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे। आपके ऊपर ना बड़े सीरियस एलिगेशन आ रहे हैं। आपको अफगानिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। जो उनके उम्मीद सेंटर के ऊपर बमबारी हुई थी, वो मामला अक़वाम मुत्तहिदा ने और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वो खोल दिया, और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पे कोई बारूद था या दहशतगर्द थे। वो ये कहते हैं कि ये रिहेबिलिटेशन सेंटर था जहां पे वो जो लोग बीमार होते हैं, जो नशा करते हैं, उनका इलाज होता है, और ये हमला जंगी जराइम के वो कहते हैं जी इस जुमरे में आता है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो 100 मिलियन, बिलियन नहीं कह रहा, 100 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर की बातें करता था, जो 1 बिलियन डॉलर को इतना बड़ा समझता है कि वो ये कहता है जिस मुल्क ने मुझे 1 बिलियन डॉलर दिया उसको मेंबरशिप भी दूंगा, साथ बैठाऊंगा, इज्जत भी दूंगा। वो 10 बिलियन डॉलर उठा के आपके मुल्क को दे देगा। ये आप हमें कहानी सुनाएंगे और हमें यकीन आ जाएगा, और वो पैसा सिर्फ इसलिए दे जाएगा कि उसको लगता है कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है या मेरा फेवरेट वजीर आजम है। इस तरह के ना पूरी दुनिया में उसके बेशुमार फेवरेट लगे फिरते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ना अपनी कंपनी के अंदर भी हर बंदे को माई फेवरेट मैनेजर, माई फेवरेट पर्सन, वो हर एक को यही कहता है। उसको काम निकालना आता है, वो हलाशीरी दे के काम निकलवाता है अपना। उसने हमसे कोई इतना बड़ा काम तो लेना ना साबिर भाई, जिसके लिए वो 10 अरब डॉलर तक देने को कम से कम इतना आमादा हुआ कि इनको ये हौसला हो गया कि ये बात इन्होंने बाहर निकाली है। क्रेडिट तो रेटिंग इनकी बेहतर की है जी हाँ, ताकि ये दुनिया से मजीद कर्जा ले सकें। साबिर भाई एक बात ज़हन में रखिएगा, ये कर्जा ले रहे हैं, ये मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर रहे। इसमें इकोनॉमी की बेहतरी का कोई एक पहलू भी नहीं है। मैं सादी मिसाल देता हूं, हर पाकिस्तानी को आसानी से समझ आ जाएगी। साबिर भाई, एक आदमी आता है आपके पास, वो कहता है जी मैं बहुत गरीब हूं, मेरे हालात बहुत खराब हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है और दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की तालीम नहीं हो पा रही, सेहत के बड़े अजीब मसाइल है मेरे घर के अंदर, मेरे घर की छत भी लीक हो रही है, और फलानी चीज ढिमकानी चीज, ये सारा कुछ मेरे साथ हो रहा है, मुझे कर्जा दे दे। अच्छा, वो आपको कहेगा मुझे कर्जा दे दे, आप कहेंगे जी इस कर्जे का क्या करेगा, वो कहेगा जी मैंने पिछला कर्जा उतारना है। तो साबर भाई, आप उसको जब कर्जा देंगे और वो पिछला कर्जा उतारेगा, तो क्या वो बंदा अपने घर के बाहर बैठ के कुर्सी लगा के अपने घर वालों के सामने ये शोखी मार सकता है कि जनाब मैंने घर की मईशत ठीक कर दी है, मैंने पिछला कर्जा उतारने के लिए नया कर्जा ले लिया। साबर भाई, ये इतना ही सादा है, ये मईशत इतनी ही सादी है जितनी मैंने आपको बताई है। ये पिछला कर्जा उतारने के लिए कर्जा ले रहे हैं, इनके गले में फंसा हुआ है। और जो इन्होंने रिकॉर्ड कर्जे ले लिए ना गुज़िश्ता 4 साल में, यानी पाकिस्तान की पूरी तारीख में इतना कर्जा इकट्ठा नहीं किया पाकिस्तान ने जितना आसिम मुनीर साहब के दौर में किया। हर एक साल में 28 अरब डॉलर, एक साल में। अब साबर में एक बात पे गौर करें आप, पाकिस्तान के सारे आर्मी चीफ मिलके जितना कर्जा नहीं ले सके, उतना कर्जा अकेले आसिम मुनीर साहब ने ले लिया। बिल्कुल ले अब लिया। ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि सारे आर्मी चीफ मिलके इतना कर्जा पाकिस्तान के लिए नहीं ले पाए जितना कर्जा अकेले आसिम मुनीर साहब ने ले लिया। और अगर अब वो ये कर्जा लेने में भी कामयाब हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे बता रहे हैं जी कतर के साथ भी हमारा कोई मायदा हो रहा है, उसमें भी हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे। देखिए, कहानी तो कौम को सुनाई जाती है कि हमारे इतने जहाज बिक गए, हमारा दिफाई मुआहदे में हमारी फलानी फलानी चीज के लिए ऑर्डर आ गए। आज तक हमने बेचा क्या है? हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक प्रॉक्सी की तरह बेच सकते हैं। कभी अमेरिका की प्रॉक्सी, कभी किसी और मुल्क की प्रॉक्सी, कभी किसी गल्फ कंट्री की प्रॉक्सी। हम अपने आप को एक प्रॉक्सी की तरह बेच सकते हैं, अपने आप को एक किराए की फौज के तौर पे या किराए के लड़ाका के तौर पे पेश कर सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान के पास बेचने के लिए और कुछ नहीं है। ब्रीफ केस तक तो उठाकर ले गए थे हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ डोनाल्ड ट्रंप के सामने, उसके बाद उन्होंने बात ही नहीं की मादनियात पे। ना मादनियात पे बात होती है, ना क्रिप्टो के ऊपर बात होती है, ना दिफाई हमारा साजो सामान बिकने के ऊपर बात होती है। वो कह रहे थे जी पाकिस्तान में तेल और गैस के नए जखायर निकल आए, वो भी सारे गायब हो गए। हर चौथे दिन हमें एक नई कहानी सुनाई जाती है, और जैसे ही वो कहानी पुरानी होती है
फिर एक नई कहानी हमारे पे सुना दी जाती है। अब कह रहे हैं जी कुवैत के साथ मुआहदा है, बहुत पैसा आने वाला है, अमेरिका हमें 10 अरब डॉलर देने वाला है। याद रखिएगा साबिर भाई, ये 10 अरब डॉलर तो हम अमेरिका से ले लेंगे, लेकिन इसकी कीमत पूरी कौम चुकाएगी, क्योंकि अमेरिका मुफ्त में दोपहर का खाना नहीं खिलाता। एक दोपहर का खाना खाया आसिम मुनीर साहब ने, अभी तक हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। सर उसके बिल आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, अभी तो उसका बिल लगातार आ भेजा रहे ही हैं। नहीं। वो हाँ जी, 10 अरब सर, वो कितने का होगा दोपहर का खाना? $500 का होगा, बमुश्किल $1000 का बमुश्किल। हो जाएगा। हम्म। $1000 का खाना खाया तो अभी तक बिल आ रहा है। हाँ जी। अगर उन्होंने $1 अरब दे दिया आपको, तो आपके साथ क्या होगा आप सोच सकते हैं? और 10 अरब डॉलर की कीमत क्या होगी, ये तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।